हेलो वंशल लवर, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति द गिल्टी हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप ये लास्ट पार्ट हो। अगर ये लास्ट पार्ट नहीं होगा तो आने वाला लास्ट पार्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता कि लास्ट पार्ट होगा कि नहीं, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग करने जाती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या हो जाता है। स्टोरी बढ़ती रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लास्ट पार्ट हो, नहीं हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ कर दिया करो। और हाँ, मेरा हाई बटन भी ऑन हो चुका है तो प्लीज़ हाई भी कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को भी इग्नोर कर देना। अभी फ़िलहाल कुछ महीने तो आप लोगों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। जब तक ये गर्मी है तब तक आपको बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को वांग लिंगजाओ की सच्चाई पता चल चुकी थी, और जिस वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर विंग के साथ फोर्स किया था। और लैन कुरेन भी ठीक होकर घर वापस आ चुके थे। अभी लैन कुरेन पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, ज़्यादातर वो अपने रूम में ही रेस्ट किया करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि विंग और वांगजी एक ही रूम में रहें। लेकिन वांगजी जैसे ही रात हो जाती थी अपने रूम में वापस आ जाता था, और विंग हमेशा वांगजी से डरता रहता था। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लैन कुरेन की नज़र वांगजी की चेयर पर जाती है जो इस वक्त खाली थी। लैन कुरेन हैरान हो जाते हैं और उसके बाद हैरान होकर विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी कहाँ पर है। विंग जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी आयुन कहता है, डैड गगा थोड़े से बिजी रहते हैं, आपको पता है ना, वो डॉक्टर है तो वो लेट नाइट आए थे और अभी भी सो रहे हैं, बाद में उनको जगा दिया जाएगा। लैन कुरेन कहता है, वो अपना ध्यान भी नहीं ठीक से रखता, इन दिनों में वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था, कुछ हुआ है क्या। लैन कुरेन की बात सुनने के बाद विंग और आयुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। तभी लैनी बीच में बोल पड़ती है, आप अपना ध्यान रखिए ना, वो बड़ा हो चुका है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। इतने सालों से वो बाहर था तो अपना ख्याल रखता था ना, चिंता मत कीजिए। लैन कुरेन जब ये सुनते हैं तो आगे और कुछ नहीं बोलते और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन आयुन और विंग वो दोनों तो अपनी मस्ती कर रहे थे। आयुन विंग से मजाक कर रहा था और विंग भी आयुन से मजाक कर रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर लैनी और लैन कुरेन दोनों के ही फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वांगजी अपने रूम से बाहर निकलता है, लेकिन वांगजी जैसे ही आयुन और विंग को इस तरह से मस्ती करता हुआ दिखता है तो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। वांगजी अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है। लैन कुरेन की नज़र जब वांगजी पर पड़ती है तो कहता, बेटा इतनी देर। वांगजी कहता, वो एक्चुअली डैड देर से सोया था ना, इसलिए आंख देर से खुली है। तभी लैन कुरेन का ध्यान जाता है कि वांगजी अपने रूम से नहीं गेस्ट रूम से बाहर आया है। लैन कुरेन हैरान होकर वांगजी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, तुम गेस्ट रूम में क्या कर रहे थे। वांगजी एक पल के लिए घबरा जाता है। विंग भी जब ये सुनता है तो घबरा जाता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी जल्दी से लैन कुरेन की तरफ देखता है और कहता है, वो एक्चुअली मैं डैड रात को लेट आया था और मैं नहीं चाहता था कि विंग की नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं गेस्ट रूम में सोने चला गया। लैन कुरेन उसके बाद कुछ नहीं कहते और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग ने अपना फेस नीचे कर लिया था। आयुन की नज़र विंग पर थी क्योंकि विंग का फेस उदास हो चुका था। आयुन हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, विगा अब जल्दी से रेडी हो जाइए। विंग हैरान होकर आयुन की तरफ देखता है और कहता है, आयुन रेडी हो जाऊँ, कहीं जाना है क्या। वांगजी उन दोनों ही देख रहा था, यहाँ तक कि लैन कुरेन और लैनी की नज़र उन दोनों पर ही थी। आयुन कहता है, विगा आप भूल रहे हैं, आपको कॉलेज नहीं जाना, आज एक्स्ट्रा क्लास है और टीचर कुछ बताने भी वाले थे तो आपको कॉलेज जाना चाहिए। मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तो सोच रहा हूँ हम दोनों ही कॉलेज एक साथ चलें। विंग जब ये सुनता है तो कहता, हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो जिंगलिंग का मैसेज भी आया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा। ऐसा कहकर विंग थोड़ा सा फेस बनाता है। आयुन विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर जल्दी उठिए और जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद सबकी तरफ देखता है। लैन कुरेन कहते, बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग जब ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, जी डैड। ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी घूर घूर को विंग को जाता हुआ देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। वांगजी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। आयुन भी वहाँ से जाने लगता है लेकिन एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है और वो भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग और आयुन के वहाँ से जाने के बाद लैन कुरेन, लैनी और वांगजी अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाने के बाद सभी लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। लैन कुरेन वांगजी से नॉर्मली ही बात कर रहे थे। वांगजी आज हॉस्पिटल देर से जाने वाला था, इसलिए लैन कुरेन के पास बैठकर लैन कुरेन से बातें कर रहा था। तभी अचानक लैन कुरेन की नज़र विंग पर पड़ती है। विंग रेडी होकर नीचे आ चुका था। तभी आयुन भी आ जाता है। आयुन की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो कहता है, वाह वाह विगा, आप तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम नज़र आ रहे हो।
विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वांग जी भी पीछे मुड़कर देखता है तो विंग सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता। आयुआन जल्दी से विंग के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, चले विंगा, नहीं तो देर हो जाएगी। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद आयुआन और विंग दोनों ही लिविंग रूम में आते हैं। लैंड कुरन आयुआन और विंग को देखते हैं और कहते हैं, तो तुम दोनों कॉलेज जा रहे हो? आयुआन कहता है, हाँ डैड, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, ऑफिस का काम मैं बाद में संभाल लूँगा, लेकिन आज कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। आयुआन की बात सुन के लैंड कुरन कहते हैं, हाँ बेटा जाओ, कॉलेज जाओ। उसके बाद आयुआन और विंग वहाँ से कॉलेज के लिए जाने लगते हैं। वांग जी उन दोनों को घूर कर देख रहा था, क्योंकि आयुआन ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था। पता नहीं क्यों वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आयुआन विंग का हाथ पकड़े। उसे मन कर रहा था कि दोनों के हाथों को अलग कर दे, लेकिन अभी सभी लोग बैठे हुए थे और वो नहीं चाहता था कि कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए वो चुपचाप ही रहता है। उधर आयुआन विंग को लेकर बाहर आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है। विंग बाइक की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन क्या हम बाइक पर जाने वाले हैं? आयुआन हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ विंगा, हम आज बाइक पर जाने वाले हैं, अब जल्दी से बैठ जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसके बाद वो बाइक पर बैठ जाता है। आयुआन कहता है, विंगा मुझे कस के पकड़ लीजिए, नहीं तो आप गिर जाओगे। विंग कहता है, आयुआन बाइक धीरे चलाना, तुम्हें पता है ना स्पीड से मुझे डर लगता है। आयुआन जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ विंगा, मैं ध्यान रखूँगा। उधर हम वांग जी को देखते हैं जो इस वक्त बालकनी में खड़ा था और विंग और आयुआन को ही देख रहा था। विंग ने आयुआन को कस के पकड़ लिया था। वांग जी फिर से अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा नज़र आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद आयुआन विंग को लेकर वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उस दिन आयुआन और विंग दोनों ही अपनी क्लासेस लेते हैं। जिंगलिंग भी उनके साथ था। इवनिंग में लौटते वक्त आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंगा शॉपिंग पे चले? विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं आयुआन, घर पर चलते हैं। डैड, तुम्हें पता है ना डैड बीमार हैं, और अगर हम घर से देर से पहुँचे तो वो टेंशन करेंगे। आयुआन कहता है, कुछ भी नहीं करेंगे, मैं फ़ोन करके उन्हें बता दूंगा हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। जिंगलिंग जब शॉपिंग का नाम सुनता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मुझे भी जाना है शॉपिंग पर, मुझे भी बहुत सारे सामान लेने हैं। आयुआन विंग और जिंगलिंग की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर चलो। उसके बाद वो तीनों शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। आयुआन विंग के लिए ड्रेसेस पसंद कर रहा था। विंग मना करता है, आयुआन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आयुआन ज़बरदस्ती विंग को ड्रेस खरीद के देता है। जिंगलिंग अपना मुँह बनाता है और कहता है, तुम सिर्फ अंकल के लिए खरीद रहे हो, मेरे लिए नहीं खरीद सकते। आयुआन कहता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी जो तुम मुझसे मांगोगे मैं वही तुम्हें खरीद के दूंगा। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, इन थोड़े से कपड़ों के लिए मैं तुमसे शादी करूं? बिल्कुल नहीं। ऐसा करके जिंगलिंग वहाँ से चला जाता है। आयुआन और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तभी विंग कहता है, क्यों उसको इरिटेट कर रहे हो, उसको जो पसंद है खरीद के दे दो ना। आयुआन कहता है, वो तो मैं खरीद के दूंगा ना गगा। ऐसा कहकर वो भी जिंगलिंग के पीछे भागता है और जिंगलिंग से बातें करने लगता है। विंग इस वक्त इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक वहाँ जियांगचैंग आ जाता है। जियांगचैंग विंग को देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से विंग के पास आ जाता है। विंग जियांगचैंग को देखकर खुश होता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे। जियांगचैंग कहता है, वो यहाँ पर कोई मीटिंग के लिए आया था, लेकिन उसे देखकर रुक गया। फिर उसके बाद विंग और जियांगचैंग दोनों ही बातें करने लगते हैं। जियांगचैंग विंग को कॉफ़ी ऑफर करता है। विंग इधर उधर देखता है और कहता है, लेकिन आयुआन और जिंगलिंग। जियांगचैंग कहता है, आयुआन को कॉल कर दो कि तुम मेरे साथ हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद आयुआन को कॉल कर देता है और बताता है कि वो इस वक्त जियांगचैंग के साथ है और कैफ़े एरिया में जा रहा है। अगर आयुआन की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो वो भी कैफ़े एरिया में आ जाए, क्योंकि वो जियांगचैंग के साथ कैफ़े एरिया में जा रहा है। आयुआन हाँ कह देता है, उसके बाद फ़ोन कट कर देता है। विंग जियांगचैंग के साथ कैफ़े एरिया में चला जाता है। वहाँ जाकर दोनों ही एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। जियांगचैंग विंग को घूर कर देखता है और कहता है, विंग। विंग जियांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ जियांगचैंग। विंग को देखकर जियांगचैंग कहता है, क्या तुम खुश हो? विंग एक पल के लिए शांत हो जाता है और जियांगचैंग की आंखों में देखने लगता है। जियांगचैंग अपना हाथ विंग के हाथ के ऊपर रखता है और कहता है, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, मुझे पता है वांग जी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। विंग हैरान होकर जियांगचैंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? जियांगचैंग कहता है, वो जिस दिन अंकल को हार्ट अटैक आया था, अंकल को हार्ट अटैक इसी वजह से आया था क्योंकि वांग जी ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन अंकल तो तुम्हें ही अपने घर का ओमेगा बनाना चाहते थे, जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद वांग जी ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी थी। वांग जी ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, उसकी ये ज़बरदस्ती शादी है और फ्री मैरिज करवाई गई है उसकी। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। विंग को इतनी सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन जियांगचैंग ने जब उसको ये बताया तो विंग की आंखों से हल्के से आंसू बह जाते हैं। जियांगचैंग अभी भी विंग का हाथ पकड़े हुए था। जियांगचैंग जल्दी से अपना हैंकी निकालता है और विंग के आंसुओं को पोंछने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी किसी काम से वहाँ पर आया हुआ था
लेकिन जैसे ही वांग जी की नज़र जियांग चेंग और विहिंग पर पड़ती है तो उसके हाथों की मुट्ठियाँ फिर से कस जाती है, क्योंकि इस वक्त जियांग चेंग ने विहिंग का हाथ पकड़ रखा था। वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी उनके पास जाने वाला था, तभी वहाँ पर आयुआन और जिंगलिंग भी आ जाते हैं। आयुआन और जिंगलिंग दोनों ही जियांग चेंग से बात करते हैं। जियांग चेंग जल्दी से विहिंग का हाथ छोड़ देता है और उन दोनों से बातें करता है। इस वक्त वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जिस वजह से विहिंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। जिंगलिंग तो जियांग चेंग को घूर कर देखता है और कहता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? जिंगलिंग कहता है, आ तो सकते हो, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? आप ये सीक्रेट हमें नहीं बताना चाहते? जियांग चेंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। विंग कहता है, अगर हो तो बता दो ना जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है, विंग तुम मुझे बचपन से जानते हो ना, मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी मेरा शादी करने का कोई भी ख्याल नहीं है। वांग जी दूर से ही उन लोगों को देख रहा था। विंग कितना खुश था उन लोगों के साथ, यह भी वांग जी देख रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, जब ये इन लोगों के साथ रहता है तो कितना मुस्कुराता है, और लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने आता हूँ ये इतना घबरा क्यों जाता है। वांग जी आगे ही बढ़ने वाला था, तभी उसका एक कलीग वहाँ जाता है और कहता है, सर चले। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और उस कलीग के साथ जाने लगता है। लेकिन वांग जी जाने से पहले एक बार फिर से उन सबको देखता है जिनके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। वांग जी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग उनके साथ इतना मुस्कुरा कर क्यों बातें कर रहा था। वांग जी सीधे अपने हॉस्पिटल आ जाता है और अपने काम में लग जाता है। उधर विहिंग और आयुआन भी लैंड मैंसन में वापस आ जाते हैं। आयुआन और विहिंग को देखकर लैंड कुरेन बहुत खुश हो जाते हैं। विहिंग जल्दी से लैंड कुरेन के पास जाता है और कहता है, डैड आप ठीक तो है ना? लैंड कुरेन कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारे फेस की स्माइल देखकर तो मैं और भी ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ, क्योंकि विंग इस वक्त मुस्कुरा रहा था। विंग हल्के से मुस्कुरा देता है। लैंड कुरेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा फ्रेश होकर आओ, हम सब डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। लैंड कुरेन की बात सुनने के बाद आयुआन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विंग जल्दी से आयुआन का हाथ पकड़ लेता है और उसे नाम में इशारा करता है, और उसके बाद लैंड कुरेन की तरफ देखता है और कहता है, जी डैड मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन तुम भी चलकर फ्रेश हो जाओ। आयुआन भी हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वो दोनों ही स्टेज पर चलने लगते हैं, लेकिन ऊपर वांग जी खड़ा था। आयुआन और विहिंग की नज़र वांग जी पर नहीं थी। आयुआन जल्दी से विहिंग के कान के पास आता है और कहता है, तुमने झूठ क्यों बोला? हम लोग तो खाना खा के आए ना। विहिंग कहता है, डैड की थे और हमारा इंतजार कर रहे थे, हम थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन डैड को अभी कुछ नहीं बताएंगे कि हम खाकर आ चुके हैं, अगर उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। आयुआन कहता है, ये बात तो तुमने ठीक कही। वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे एक दूसरे के कान में। उन दोनों की नज़र वांग जी पर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वांग जी ऊपर ही खड़ा था और उन दोनों को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वांग जी घर वापस आ चुका था, और क्योंकि लैंड कुरेन अभी तक अपने रूम में नहीं गए थे, इसलिए वांग जी को ना चाहते हुए भी विंग के रूम में जाना पड़ा था और वो इंतजार कर रहा था विंग का। विंग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है, लेकिन विंग की नज़र जैसे ही वांग जी पर पड़ती है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके फेस की स्माइल अचानक से गायब हो जाती है। वो जल्दी से आयुआन का हाथ कस के पकड़ लेता है। आयुआन जब यह महसूस करता है तो वो भी ऊपर की तरफ देखता है तो वांग जी वहाँ पर खड़ा था और उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। आयुआन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है और कहते, गगा आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी आयुआन को घूर कर देखता है और कहता है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। आयुआन जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं गगा, आप वो वीगा के रूम के बाहर खड़े हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। अब वांग जी जब ये बात सुनता है तो कहता है, वो मेरा भी रूम है और तुम्हें पता है ना डैड इस वक्त लिविंग रूम में है, मैं गेस्ट रूम में नहीं जा सकता था, इसलिए मैं अपने रूम में वापस आया था। आयुआन जब ये सुनता है तो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओके वीगा आप भी जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। ऐसा कहकर आयुआन विंग का हाथ छोड़ देता है। आयुआन अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग अभी भी वांग जी को घूर कर देख रहा था और अपनी नज़रें बार बार नीचे कर ले रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें फ्रेश नहीं होना? विंग घबराते हुए हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से विंग का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला था कि वांग जी उसे संभाल लेता है, लेकिन वो वांग जी के ऊपर ही आकर गिर जाता है। वांग जी के लिप्स और विहिंग के लिप्स आपस में जुड़ जाते हैं। अभी तक आयुआन अपने रूम में नहीं गया था। जैसे ही उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी नीचे गिरा हुआ था और विहिंग उसके ऊपर था और उन दोनों के लिप्स आपस में जुड़े हुए थे। आयुआन जब यह देखता है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। आयुआन वहाँ पर ही खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था, तभी अचानक अपने मन में कहता है, गंदी बात, ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए, तुम अभी बच्चे हो आयुआन। ऐसा कहकर आयुआन जल्दी से अपने रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर धीरे से उन दोनों को देखने लगता है।
विहिंग को जैसे ही ये महसूस होता है इस वक्त वो वांगजी के ऊपर है, तो वो घबराकर वांगजी से दूर जाने की कोशिश करता है। वांगजी ने अभी भी विहिंग की कमर को कस के पकड़ रखा था, इसलिए विहिंग छटपटा रहा था। वांगजी जब यह देखता है तो कहता है, क्यों छटपटा रहे हो? विहिंग घबराते हुए कहता है, वो आपको चोट लग गई होगी। ऐसा कहकर विहिंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वांगजी भी वहीं पर उठकर बैठ जाता है और विहिंग को घूर कर देखने लगता है। विहिंग वांगजी की तरफ एक नज़र करता है और उसके बाद कहता है, आई एम सॉरी, वो मैं जानबूझकर नहीं किया था। ऐसा कहकर विहिंग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है और जाकर रूम का दरवाज़ा खोलता है। और रूम का दरवाजे को खोलने के बाद अंदर जाने के साथ ही उसे रूम के दरवाजे पर लॉक लगा दिया था और सीधे वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। लेकिन वांगजी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। वांगजी अपने लिप्स पर अपनी उंगलियां फैलाता है और विहिंग के किस को महसूस करने लगता है। वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांगजी अपने रूम के दरवाजे को घूर कर देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है और फिर नीचे जाने लगता है। लिविंग रूम में इस वक्त लैनी और लैनकुरन दोनों ही बैठे थे। वांगजी उनके पास जाकर बैठ जाता है। लैनी अभी भी ठीक से वांगजी से बात नहीं कर रही थी। वांगजी जाकर लैनकुरन के पास बैठ जाता है और नॉर्मली ही लैनकुरन से बातें करने लगता है। कुछ ही देर में आयुन भी फ्रेश होकर वहाँ आ जाता है और बैठ जाता है। लैनकुरन आयुन की तरफ देखते हैं और कहते, बेटा आज का दिन कैसा रहा था तुम्हारा? आयुन कहता है, आज का दिन तो बहुत अच्छा था। आज कॉलेज में हमने बहुत मस्ती की। उसके बाद मैं वीगा को लेकर शॉपिंग मॉल में गया था शॉपिंग करने के लिए। वीगा तो कुछ लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उनको बहुत कुछ शॉपिंग करवा दिया। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अच्छा किया बेटा। तभी लैनकुरन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते, वांगजी तुम भी विहिंग को कभी कभी इधर उधर ले जाया करो घुमाने के लिए। वो तुम्हारा ओमेगा है, उसकी तुम्हारे साथ शादी हुई है, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान होकर लैनकुरन की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर विहिंग भी आ जाता है। विहिंग भी लैनकुरन की बातें सुन लेता है। उसका फेस सीरियस हो जाता है। वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, जी डैड, जब टाइम मिलेगा तब ले जाऊँगा। ऐसा कहकर वांगजी अपनी नज़र नीचे कर लेता है। आयुन तो घूर कर वांगजी को देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर अंकल हांग आ जाते हैं। अंकल हांग जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, डिनर तैयार हो चुका है, आप लोग चल के कर लीजिएगा। जैसे ही अंकल हान की बात सभी लोग सुनते हैं तो हाँ में सर हिलाते हैं और डाइनिंग एरिया की तरफ चलने लगते हैं। तभी आयुन की नज़र विहिंग पर पड़ती है और कहते, भीगा आप रेडी हो गए? विहिंग हाँ में सर हिला देता है। आयुन जल्दी से विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो डिनर करते हैं, क्योंकि आयुन जानता है विहिंग ने भी बहुत कुछ खा रखा था और आयुन ने भी। आयुन और विहिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही हल्के से मुस्कुरा देते हैं। वांगजी दूर खड़े ही उन दोनों को देख रहा था और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस रहा था। उसके बाद सभी डिनर करने के लिए आ जाते हैं। आयुन विहिंग को अपने पास बैठाता है। वांगजी भी विहिंग के बराबर में ही बैठ जाता है। इस वक्त विहिंग आयुन और वांगजी के बीच में बैठा हुआ था। सभी लोग अपना अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। विहिंग बहुत थोड़ा ही खाना अपनी प्लेट में लेता है। आयुन की नज़र जब विहिंग के प्लेट पर पड़ जाती है तो आयुन विहिंग के कान के पास आता है और कहता है, वीगा ये क्या आप चिड़िया को खिलाने वाले हो? विहिंग घूर कर आयुन को देखता है और उसी के कान में कहता है, तुम्हें पता है ना, हम दोनों ही खाकर आए हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं खा सकता। आयुन कहता है, क्यों? आपने ही तो डैड के सामने कहा था हम लोग खाएंगे, अब खाइए। ऐसा कहकर आयुन एक डिश लेकर विहिंग की प्लेट में रखने लगता है। विहिंग हैरान होकर आयुन की तरफ देखता है और उसे इशारे में मना करता है। विहिंग कुछ कहने ही वाला था, तभी आयुन लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, देखिए ना डैड, वीगा कितना कम खा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। विहिंग घूर कर आयुन को देखता है। वांगजी एक पल के लिए आयुन और विहिंग की मस्ती को देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए वो चुपचाप अपने डिनर करने में लगता है। लैनकुरन जब ये देखते हैं कि सच में विहिंग ने बहुत थोड़ा सा खाना लिया है तो लैनकुरन भी घूर कर विहिंग को देखते हैं और कहते हैं, विहिंग बेटा ऐसा नहीं करते, तुम इतना कम क्यों खा रहे हो? ज़्यादा खाना खाना चाहिए। अगर तुम इतने कम खाना खाओगे तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। उसके बाद लैनकुरन आयुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आयुन विहिंग की प्लेट में और थोड़ा खाना दो। विहिंग जब ये सुनता है तो नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं डैड, मैं इतना ही खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। लैनकुरन घूर कर विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। विहिंग उसके बाद कुछ नहीं कहता। आयुन मजे मजे में विहिंग की प्लेट में एक्स्ट्रा खाना रख देता है। विहिंग घूर कर आयुन को देखता है और कहता है, रुको बच्चों, मैं भी तुम्हें बताऊँगा, तुमने ये किया है ना मेरे साथ, रुको मैं बताता हूँ। ऐसा विहिंग अपने मन में सोच रहा था। विहिंग की प्लेट में बहुत सारा खाना था। विहिंग ना चाहते हुए भी उस खाने को खाना पड़ता है, क्योंकि विहिंग को फूड बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। सबका डिनर हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। विहिंग जल्दी से अपने रूम में आ जाता है क्योंकि उसे इस वक्त वॉमिटिंग सी फील हो रही थी। विहिंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है। तभी वांगजी वहाँ पर आ जाता है और उसको घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विहिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, मेरे स्टमक में भी अजीब सा पेन हो रहा है। वांगजी कहता है, ठीक है आओ मैं तुम्हें चेक कर देता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन विहिंग जल्दी से वांगजी से दूर हो जाता है। घबराते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, वो कुछ ज़्यादा ही खा लिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कहकर विंग थोड़ा घबरा रहा था। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों जाते हो? विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र इधर उधर करने लगता है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, यहीं रुको। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है और सीधे गैस रूम में आता है और गैस रूम में अपना मेडिसिन बॉक्स निकालता है और उसमें से विंग के लिए कुछ मेडिसिन निकालता है और फिर से विंग के रूम में आ जाता है। विंग तब तक ब्लैंकेट के अंदर घुस चुका था। विंग ने अपना फेस भी छुपा लिया था। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है, विंग तुमने अपना फेस क्यों छुपा रखा है? विंग कहता है, ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नींद ऐसी ही अच्छी आती है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, टेबल पर रख दो, जब ज़्यादा तबीयत खराब होगी तब खा लूँगा। वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हें अभी खाना पड़ेगा। विंग जब वांग जी की ऐसी बातें सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और अपने हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है, दो। वांग जी जल्दी से मेडिसिन विंग के हाथ में दे देता है और उसके बाद पानी लाकर देता है। विंग जल्दी से मेडिसिन खा लेता है और फिर से खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है। वांग जी घूर कर विंग को देखता है और कहता है, पता नहीं क्यों मुझे देखते ही ये इतना घबरा जाता है। ऐसा सोचकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है अचानक से उसे ख्याल आता है, अगर रात को विंग की फिर से तबीयत खराब हो गई तो उसके पास तो कोई भी नहीं है। ये सोचकर वांग जी रुक जाता है और फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है और विंग को घूर कर देता है। विंग को लगता है कि वांग जी शायद अपने रूम में जा चुका है, इसलिए विंग धीरे से अपने फेस से ब्लैंकेट को हटाता है। लेकिन विंग जैसे ही अपने फेस से ब्लैंकेट हटाता है तब तक वांग जी बालकनी में जा चुका था। विंग की नज़र वांग जी पर नहीं जाती। विंग एक चैन की सांस लेता है और कहता है, अपने रूम में चले गए, अच्छा हुआ। ऐसा कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसकी नज़र बालकनी में नहीं जाती। उसके बाद विंग फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग काफ़ी थका हुआ था इसलिए उसे जल्दी नींद आ जाती है और विंग सो चुका था। वांग जी काफ़ी देर वहीं पर बालकनी में खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। लेकिन जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग सो चुका है तो वांग जी रूम में आता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर सोचता है, अगर रात को तबीयत खराब हो गई तो, अगर मैं उसके पास नहीं रहा तो। ये सोचकर वांग जी विंग को घूर कर देखता है। विंग इस वक्त सोते हुए बहुत ही क्यूट नज़र आ रहा था। विंग को देखकर वांग जी के फेस पर अनजाने में ही एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग के करीब जाता है अचानक से वांग जी को विंग के फेरोमोन्स महसूस होते हैं। पता नहीं क्यों वांग जी को विंग के फेरोमोन्स बहुत ही अच्छे और स्मूथ महसूस होता है। वांग जी ना चाहते हुए भी विंग के बगल में जाकर लेट जाता है और विंग को एक नज़र घूर कर देखता है। वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। इस वक्त विंग वांग जी के बाहों में सोया हुआ था। वांग जी भी गहरी नींद में था। विंग की आंखें सबसे पहले खुलती है। विंग जैसे ही महसूस करता है वो इस वक्त किसी की बाहों में है, विंग घबरा जाता है। विंग घबरा कर जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को अपने सामने देखता है। विंग वांग जी को देखकर ज़्यादा घबरा जाता है। विंग जल्दी से वांग जी की बाहों से छूटने की कोशिश करता है लेकिन विंग की हलचल से वांग जी की भी आँख खुल जाती है। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? विंग वो कहता है, आप मेरे रूम में? वांग जी कहता है, हाँ क्यों, क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारे रूम में नहीं रह सकता? ये मेरा रूम भी है। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं, आप तो गेस्ट रूम में सोते थे ना? वांग जी कहता है, हाँ सोता था लेकिन कल रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सोचा कि आज रात यहीं रुक जाता हूँ। यही सोचकर मैं यहाँ सो गया था। विंग उसके बाद कुछ नहीं कहता। विंग वांग जी की बाहों में अभी भी था। विंग हलचल करने लगता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम इतना उछल क्यों रहे हो? विंग कहता है, वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम में जाना है। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी अपने हाथों को हटा लेता है। विंग जल्दी से बेड से नीचे उतर जाता है और वॉशरूम में भाग जाता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और उसके बाद वो भी बेड से नीचे उतर जाता है और सीधे अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग कुछ देर बाद वॉशरूम से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है कि वांग जी इस वक्त उसके रूम में है कि नहीं। जैसे ही विंग को यह महसूस होता है कि वांग जी उसके रूम में नहीं है तो विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके कुछ देर बाद विंग अपने आप को संभालता है और रेडी होकर वो भी नीचे आ जाता है। सभी इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग भी उनके पास जाकर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। आयुन विंग की तरफ देखता है और कहता, विगा क्या आज आप कॉलेज अकेले चले जाएंगे? आज मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैं आज आपको कॉलेज नहीं ले जा सकता। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और कहता, कोई बात नहीं आयुन, मैं अकेला चला जाऊँगा। लेकिन तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वांग जी जब ये कहता है तो विंग हैरान हो जाता है। आयुन भी हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी कहता है, मुझे कॉलेज की तरफ एक काम है इसलिए जाते वक्त तुम्हें भी कॉलेज छोड़ दूँगा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग जब ये सुनता है तो कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी लैंडकरन कहते, बेटा जाकर रेडी हो जाओ, कॉलेज नहीं जाना। विंग हमेशा हिला देता है और जल्दी से रेडी होने के लिए आ जाता है। तभी अंकल हान वहाँ पर आते हैं और सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी।
लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हान बोलो, क्या ज़रूरी बात करनी थी। अंकल हान अपनी नज़र नीचे करते हैं और कहते हैं एक्चुअली में मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे बेटे का कॉल आया था, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ, इसके लिए पूछने की क्या ज़रूरत है। लैनी कहती है हान तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ना। अंकल हान हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं हाँ पैसे हैं। तभी लैनकुरन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं लैनी तुम किस तरह के सवाल कर रही हो, उसके पास पैसे होंगे लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पैसे दे दो, क्या पता ज़रूरत पड़े। ऐसा कहकर लैनकुरन अंकल हान की तरफ देखते हैं और हल्के से मुस्कुरा देते हैं। अंकल हान भी हल्के से मुस्कुरा देते हैं। वांग जी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है अंकल हान अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कॉल कर देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। वांग जी की बात सुनकर अंकल हान हल्के से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ बेटा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे घर जाना है, मेरी वाइफ की सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वांग जी कहता है हाँ अंकल। आयुन अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है अंकल हान जल्दी से आप रेडी हो जाइए, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ तो आपको जाते वक्त स्टेशन छोड़ दूंगा। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो मना करते हैं, कहते नहीं बेटा मैं खुद चला जाऊँगा। आयुन कहता है अंकल हान मेरा ऑफिस स्टेशन के रास्ते में ही पड़ता है, पहले स्टेशन पड़ता है फिर ऑफिस पड़ता है, तो मैं आपको स्टेशन पर छोड़कर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। ऐसा कहकर अंकल हान भी चले जाते हैं और रेडी होकर आ जाते हैं। तब तक बिहिंग भी आ चुका था। वांग जी बिहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम रेडी हो। बिहिंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी बिहिंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। आयुन भी अंकल हान को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी और बिहिंग को जाता हुआ देखकर लैनी और लैनकुरन के फेस पर स्माइल आ जाती है। लैनकुरन लैनी की तरफ दिखता है और कहता है चलो उन दोनों के बीच में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। लैनी भी हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, अब उन दोनों के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आज वांग जी ने खुद से बिहिंग को कॉलेज छोड़ने की बात कही है। धीरे धीरे वांग जी बिहिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लैनकुरन भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं। उधर बिहिंग वांग जी की कार में बैठा हुआ था। वांग जी इस वक्त ड्राइव कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़र बिहिंग पर ही पड़ रही थी। बिहिंग इस वक्त चुपचाप था और अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसके अंदर थोड़ी सी घबराहट थी, इसलिए वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वांग जी बिहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम इतने चुपचाप क्यों हो। बिहिंग घबराते हुए कहता है नहीं तो ऐसी बात तो नहीं है, मैं चुप नहीं हूँ। वांग जी कहता है बोल भी तो नहीं रहे हो। वांग जी की बात सुनकर बिहिंग कहता है वो मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा, आयुन और जिंगलिंग के साथ तो बहुत सारी बातें करते हो, मेरे साथ रहते हो तो तुम चुप क्यों हो जाते हो। वांग जी की बात सुनने के बाद बिहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वो एक्चुअली में। उसके बाद बिहिंग चुप हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है बोलो आगे, मैं सुन रहा हूँ। वांग जी की बात सुनने के बाद बिहिंग कहता है वो आपसे डर लगता है। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है मुझसे डर लगता है, मगर क्यों, मैं क्या तुम्हें खा जाऊँगा। बिहिंग अपने मन में सोचता है उस दिन तो तुमने खा ही लिया था मुझे। लेकिन इस बारे में बिहिंग वांग जी से कुछ भी नहीं कहता, बस चुप रहता है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और उसके बाद वो अपना ध्यान ड्राइव करने में लगाता है। कुछ ही देर में वांग जी कॉलेज पहुंच जाता है। बिंग जैसे ही ये देखता है कि कॉलेज आ चुका है, बिंग जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है और जल्दी जल्दी कॉलेज के अंदर जाने लगता है। वांग जी बिंग को इस तरह जाता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। बिंग इस वक्त कुछ ज़्यादा ही घबरा रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि वांग जी उसके पीछे तो नहीं आ रहा है, और बिंग इसी घबराहट में आगे चल रहा था। अचानक से उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जियांगचंग वहाँ जाता है और बिंग को पकड़ लेता है। उधर वांग जी जब ये देखता है कि बिंग जा चुका है तो तभी उसकी नज़र अचानक से बिंग के बुक्स पर पड़ती है। बिंग जल्दबाजी में बुक्स लेना तो भूल ही गया था, इसलिए वांग जी जल्दी से बिंग के बुक्स को लेता है और अपनी कार से नीचे उतर जाता है और कॉलेज के अंदर आने लगता है। लेकिन जैसे ही वांग जी कॉलेज के अंदर आता है तो देखता है कि बिंग इस वक्त जियांगचंग की बाहों में था। जियांगचंग ने बिंग को संभाल रखा था। ये देखकर वांग जी के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। वांग जी जल्दी से बिंग के पास आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वांग जी की आवाज़ सुनने के बाद जियांगचंग और बिंग दोनों ही हल्के से घबरा जाते हैं। बिंग जल्दी से जियांगचंग से दूर होता है और कहता है एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और मैं। उसके बाद बिंग को वांग जी घूर कर देखता है और कुछ भी नहीं कहता। बिंग्स की बुक को वांग जी बिंग के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है घर जल्दी वापस आना। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि इस वक्त वांग जी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने जियांगचंग से भी कोई बात नहीं की थी। वांग जी सीधे अपनी कार में आकर बैठता है और गुस्से से स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ने लगता है। उसको इस वक्त बहुत तेज़ वाला गुस्सा आ रहा था। उधर कॉलेज के अंदर जियांगचंग बिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। बिंग घबराते हुए हाँ में सर हिला देता है। जियांगचंग बिंग की शक्ल को ध्यान से देखता है और कहता है क्या हुआ है। बिंग कहता कुछ भी नहीं। जियांगचंग कहता है तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, कुछ बात हुई है क्या। जियांगचंग की बात सुनकर बिंग नाम में सर हिलाता है और कहता है कुछ भी तो नहीं। जियांगचंग बिंग को अभी भी घूर कर देख रहा था। बिंग की नज़र जियांगचंग पर जाती है तो कहता है जियांगचंग तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो।
जियांगचंग कहता है वो एक्चुअली में जिंगलिंग कल रात को हमारे घर पर रुक गया था, तो उसने कहा कि सुबह उसे कॉलेज छोड़ दूँ, इसलिए उसे मैं कॉलेज छोड़ने आया था, लेकिन मैं तुमसे टकरा गया और तुम गिरने वाले थे तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। विंग उसके बाद कुछ नहीं कहता और कहता है मैं अपनी क्लास के लिए जाऊँ, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। जियांगचंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है। जियांगचंग विंग को जाता हुआ देख रहा था और अपने मन में सोचता है विंग, मुझे अच्छे से पता है तुम वहाँ पर खुश नहीं हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे मैं वहाँ से तुम्हें नहीं ला सकता। उसके बाद जियांगचंग भी वहाँ से आ जाता है। उधर वांगजी अपने हॉस्पिटल में आता है। वांगजी का आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह वांगजी जब विंग को अपने साथ ले जा रहा था तो उसका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन जियांग को देखने के बाद वांगजी का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। वो अपने कैबिन में आकर बैठता है। वांगजी के पास उसके सीनियर का कॉल आता है। एक्चुअली में आज जी को एक ऑपरेशन करना था, इसलिए जैसे ही सीनियर का कॉल आता है वांगजी को नॉर्मल करता है और कहता है सर अभी थोड़ी देता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी फ़ोन कट कर देता है और ऑपरेशन करने के लिए रेडी होने लगता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग आज पूरे दिन अपना क्लासेस लेता है। जब इवनिंग में विंग घर के लिए जा रहा था तभी अचानक से आयुन यहाँ आ जाता है। आयुन के देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। आयुन विंग की तरफ देखता है और कहता है चले। विंग हाँ में सर हिलाता है और आयुन के साथ लैंड मेंशन में आ जाता है। फिर हम वांगजी को देखते हैं। आज वांगजी को 3-4 ऑपरेशन एक साथ ही करना था, इसलिए वांगजी को घर आने में लेट हो जाता है। वांगजी जब घर आता है तो तब तक सब खा पी के सो चुके थे। वांगजी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। वांगजी ना चाहते हुए भी विंग की रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वांगजी रूम में जाता है तो देखता है विंग इस वक्त पढ़ते पढ़ते सो चुका था। उसके आसपास किताबें बिखरी पड़ी थी और वहाँ पर आयुन भी था जो सो रहा था। वांगजी की नज़रें जैसे ही आयुन पर जाती तभी उसके हाथों की मुट्ठियाँ फिर से कड़ी हैं। वांगजी उन दोनों को घूर कर देख रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर सो चुके थे। वांगजी जल्दी से आयुन के पास जाता है और आयुन को जगाने लगता है। आयुन अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाता है और कहता गगा क्या हुआ। वांगजी आयुन को घूर कर देखता है और कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। आयुन कहता है ओ आपके रूम में। ऐसा कहकर आयुन उठकर बैठ जाता है और कहता है एक्चुअली में आपको तो पता है ना मैं डैड का बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो मैं कॉलेज सही से नहीं जा पा रहा था। आज बीगा कॉलेज गए थे तो वो मेरे लिए नोट्स बनाकर लेकर आए थे और हम दोनों एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते हम दोनों कब सो गए हमें पता ही नहीं। ऐसा कहकर आयुन फिर से सोने लगता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आयुन अपने रूम में जाकर सो। आयुन जब ये सोता है तो कहता है गगा मुझे सोने दो ना यहाँ पर, अब तो गेस्ट रूम में सोते हो ना, जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने रूम में जाकर सोऊं। ऐसा कहकर आयुन फिर से लेटने जाता है, लेकिन वांगजी जल्दी से आयुन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपने रूम में जाकर सो, ये मेरा रूम है, तुम शायद भूल रहे हो। आयुन अभी भी हल्की नींद में था। आयुन अब धीरे से अपनी आंखें फिर से खोलता है और कहता है जानता हूँ ये आपका रूम है, लेकिन ये तो अब वीका का रूम है ना, और आप तो गेस्ट रूम में सोते हो, तो जाइए मैं इसी रूम में सोऊंगा। ऐसा कहकर आयुन सोने की कोशिश करता है। वांगजी गुस्से से आयुन को झकझोर देता है और कहता है आयुन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ नहीं सो सकते, तुम्हें पता है ना विंग एक ओमेगा है, वो भी मैरिड, वो मेरा हस्बैंड है, तुम मेरे हस्बैंड के रूम में बिल्कुल नहीं सो सकते। जैसे ही वांगजी ये सब गुस्से में आयुन आंखें खोल लेते हैं और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके वांगजी की तरफ देखने लगता है। आयुन मन ही मन में मुस्कुराने लगता है और कहता है हाँ गगा मुझे पता है वो आपका हस्बैंड है, लेकिन वो मेरा दोस्त भी है। वांगजी कहता है हाँ लेकिन एक लिमिट में, अब जाओ मेरे रूम से निकलो। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से आयुन का हाथ पकड़ता है और आयुन को खड़ा कर देता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। आयुन जैसे ही वांगजी के रूम से बाहर आता है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। आयुन एक बार वांगजी के दरवाजे की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता था गगा आप ऐसा ही करोगे, इसलिए तो मैं जानबूझकर वीगा के रूम में सो गया। यह कहकर आयुन अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और सीधे जिंगलिंग को कॉल करता है और कहता है जिंगलिंग। जिंगलिंग फ़ोन पिक करता है और कहता है हाँ। आयुन कहता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, तुम्हें पता है गगा जेलस होते हैं। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो कहता है मैंने कहा था ना अल्फा अपने ओमेगा को लेकर पॉजिटिव होता है, तुम्हारे गगा भी होंगे। आयुन हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, उन्होंने तो आज वीगा को अपना हस्बैंड भी कहा और कहा वीगा मैरिड है, इसलिए मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर आयुन बहुत हंसने लगा था। जिंगलिंग भी आयुन की हंसी सुनकर मुस्कुरा रहा था। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी थोड़ी देर के लिए विंग को घूर घूर कर देखता है, लेकिन विंग के फेस के देखने के बाद वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट नज़र आ रहा था, लेकिन विंग के सोने का तरीका बिल्कुल ही बेढंगा था।
विंग बहुत अजीब तरीके से सो रहा था, जिससे विंग की बॉडी में पेन हो सकता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ये देखो किस तरह से सो रहा है, पूरे बेड पर तो इसने किताबें बिखेर रखी है। ऐसा कहकर वांग जी सारी बुक को इकट्ठा करने लगता है और इकट्ठा करने के बाद उन्हें स्टडी टेबल पर रख देता है। उसके बाद विंग के पास आता है और धीरे से विंग को बेड पर सही से लिटा देता है और उसके बाद उसे ब्लैंकेट से अच्छे से टक करता है और वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद वांग जी वापस रूम में आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ने लगता है और विंग के बगल में जाकर लेट जाता है और विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं क्यों वांग जी को विंग के फेरोमोन्स बहुत अच्छे लगते थे। विंग के फेरोमोन्स इनहेल करने के बाद वांग जी को बहुत सुकून की नींद आती थी, इसलिए वांग जी विंग के बराबर में ही लेट जाता है। लेकिन विंग के उठने से पहले ही वांग जी उठ जाता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। विंग को पता तक नहीं चलता कि वांग जी उसके रूम में आया था और उसके बराबर में लेटा हुआ था। अब ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे थे। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं और अब लैनकुरैन भी ठीक हो चुके थे, वो ऑफिस जाना स्टार्ट कर चुके थे। अब आयुआन थोड़ा सा फ्री हो चुका था, इसलिए जिंगलिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया करता था, जिस वजह से जिंगलिंग भी खुश रहा करता था। एक दिन जिंगलिंग आयुआन से कहता है, आयुआन तुम अपनी फैमिली के साथ कब बात करोगे, मुझे तुमसे शादी करनी है। आयुआन कहता है इतनी जल्दी, अभी तो डैड ठीक हुए हैं, ऑफिस जाना स्टार्ट किया है, अगर मैं अभी जाकर बोलूँगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तभी विंग वहाँ जाता है और कहता है तुम दोनों में क्या बातें हो रही है। आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है देखो ना विगा, जिंगलिंग चाहता है कि मैं डैड से बात करूँ शादी के बारे में। विंग जब ये सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है हाँ आयुआन तुम्हें डैड से बात करनी चाहिए। आयुआन कहता है नहीं विगा, अभी नहीं, अभी मैं बात नहीं करना चाहता। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो गुस्से से आयुआन की तरफ देखता है और कहता है क्यों नहीं बात करना चाहते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। आयुआन कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल देखो अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पहले हम अपना एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद मैं 100% डैड से बात करूँगा। और अगर मैं बात भी नहीं कर पाया तो वीगा बात करेंगे, डैड वीगा की बात कभी नहीं टालेंगे। क्यों वीगा। विंग जब ये सुनता है मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, मैं बात कर लूँगा जिंगलिंग, तुम इस बात की टेंशन मत लो। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। जिंगलिंग विंग और आयुआन आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक से विंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। विंग जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखता है और भागना स्टार्ट करता है और एक पेड़ के नीचे जाकर वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। आयुआन और जिंगलिंग जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जल्दी से विंग के पास आते हैं। आयुआन जल्दी से विंग के पीठ पर थपथपाने लगता है और जिंगलिंग जल्दी से पानी की बोतल लेकर आता है और विंग को देता है। विंग जल्दी से अपना मुंह वॉश करता है और उसके बाद आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है वीगा आप ठीक तो है ना, आप अचानक से वॉमिटिंग करने लगे। विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है आयुआन मैं ठीक हूँ। तभी जिंगलिंग कहता है तो आपको क्या हो गया, आप वॉमिटिंग कर रहे थे अंकल। विंग जब ये सुनता है तो कहता है वो एक्चुअली मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही हैवी कर लिया था, सुबह से मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वॉमिटिंग हो जाएगी। आयुआन को विंग के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि विंग का फेस कुछ ज़्यादा ही पेल नज़र आ रहा था। आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है वीगा अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है तो डॉक्टर के पास चले। विंग जब ये सुनता है तो मना कर देता है और कहता है आयुआन इतनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, मैं घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, वैसे भी अब और क्लासेस तो है नहीं, क्या हम घर चलें। आयुआन जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और उसका जिंगलिंग की तरफ देखता है और कहता है जिंगलिंग मैं वीगा को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम घर चले जाना। जिंगलिंग सर हिलाता है। उसके बाद आयुआन विंग को लेकर लैन मैंसन में वापस आता है। उस वक्त लैनी घर पर थी। लैनी जैसे ही आयुआन और विंग को देखती है तो हैरान हो जाती है। लैनी जल्दी से आयुआन विंग के पास आती है और कहती है तुम दोनों इतनी जल्दी। आयुआन लैनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम आज क्लासेस ज़्यादा नहीं थी और वीगा की भी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए हम जल्दी घर आ गए। लैनी जैसे ही ये सुनती है कि विंग की तबीयत ठीक नहीं थी तो हैरान हो जाती है और कहती है विंग बेटा क्या सच में तुम्हारी तबीयत ख़राब है। विंग कहता है मॉम ऐसे तबीयत ख़राब नहीं है, वो आज एक्चुअली मैं सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही कर लिया था ना, हैवी हो गया था, इस वजह से मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ। लैनी जब ये सुनती है तो हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ हाँ बेटा तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लैनी और आयुआन विंग को जाता हुआ देख रहे थे। उसके बाद आयुआन लैनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम मैं सोच रहा हूँ अगर मैं कॉलेज से तो जल्दी वापस आ गया हूँ तो मैं क्यों ना ऑफिस चला जाऊँ, डैड की भी कुछ हेल्प हो जाएगी। लैनी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ बेटा चले जाओ, तुम्हारे डैड अकेले सब बोल रहे हैं। आयुआन जैसे ही ये सुनता है तो खुश हो जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। लैनी अपने रूम में आकर कुछ करने लगती है। विंग इस वक्त अपने रूम में था और रेस्ट कर रहा था। अचानक से विंग को भूख लगती है।
बिंग जल्दी से नीचे आता है और सीधे किचन में चला जाता है। इस वक्त बिंग को बहुत तेज़ भूख लगी थी। बिंग सोच रहा था उसे क्या खाना चाहिए। तभी बिंग फ्रिज खोल कर देखता है तो वहाँ पर आइसक्रीम रखी हुई थी। बिंग आइसक्रीम देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से एक बॉल में आइसक्रीम निकालने लगता है। तभी बिंग की नज़र चटपटे नमकीन पर पड़ती है। बिंग एक बार आइसक्रीम को देखता है और एक बार नमकीन को देखता है। फिर उसके बाद वो नमकीन का डब्बा भी उठा लेता है और उसमें से नमकीन निकालकर आइसक्रीम पर छिड़कने लगता है। बिंग ने कुछ ज़्यादा ही नमकीन आइसक्रीम के ऊपर छिड़क लिया था और उनको अच्छे से मिक्स कर देता है और बॉल लेकर लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है और खाने लगता है। तभी लैनी वहाँ आ जाती है और बिंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, बिंग बेटा तुम यहाँ पर? बिंग मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ मॉम, एक्चुअली मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं कुछ खाने आ गया था। लैनी जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बेटा, जो तुम्हें खाने का मन करे खा सकते हो। ऐसा कहकर लैनी वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक लैनी की नज़र बिंग के हाथ में रखे हुए बॉल पर पड़ती है। उसमें लैनी देखती है कि आइसक्रीम के साथ बिंग ने नमकीन भी मिक्स कर रखी थी। लैनी हैरान होकर बिंग की तरफ देखती है और कहती है, बेटा ये तुम क्या खा रहे हो? बिंग कहता है, वो मैं आइसक्रीम के साथ नमकीन खा रहा हूँ। लैनी जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, आइसक्रीम के साथ नमकीन कौन खाता है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बिंग कहता है, मॉम बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप एक चम्मच खा के देखिए ना। ऐसा कहकर बिंग जल्दी से एक चम्मच लैनी के मुँह में दे देता है। लैनी जैसे ही वो खाती है वो हैरान हो जाती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है क्योंकि लैनी को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। बिंग जब ये देखता है तो कहता है, पता नहीं क्यों मॉम को अच्छा नहीं लगा, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। ऐसा कहकर बिंग फिर से बैठ जाता है और खाने लगता है। तभी वहाँ पर वांगजी भी आ जाता है। वांगजी बिंग को इस तरह से खाता देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वांगजी बिंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहता और अपने रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वांगजी फ्रेश होकर लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है। अभी आइसक्रीम खा रहा था। वांगजी की नज़र विहिंग पर जाती है। विहिंग आइसक्रीम खाते हुए बॉल को भी चाट रहा था। वांगजी कहता है, और भूख लगी है तो किचन से जाकर लाकर खा सकते हो, इस तरह से बॉल चाटना अच्छी बात नहीं है। विंग कहता है, ये ज़्यादा यम्मी लग रहा है, तुम खाकर टेस्ट करना चाहोगे? वांगजी जब ये सुनता है तो नाम ही सर हिलाता है और कहता है, मैं अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाता। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, डॉक्टर को तो हर चीज़ ही अनहेल्दी लगती है। ऐसा कहकर विंग फिर से खाने लगता है। तब तक लैनी भी वहाँ आकर बैठ जाती है। विंग को इस तरह खाता हुआ देखकर लैनी के फेस में एक स्माइल आ जाती है, लेकिन मन में सोचती है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ नहीं खा रहा, मैंने तो सारा जाके वॉमिट कर दिया, लेकिन ये देखो ये कितने प्यार से खा रहा है। ऐसा सोचकर लैनी मुस्कुरा देती है। विंग के जैसे ही आइसक्रीम खाना खत्म होता है तो विंग बॉल को टेबल पर रख देता है और अपने टमी पर हाथ चलाता है और कहता है, टमी खुश हो गया। ऐसा करके विंग मुस्कुरा देता है। विंग का ध्यान था ही नहीं कि वांगजी और लैनी दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे। विंग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हो? वांगजी कहता है, हाँ कब से बैठे हैं, और तुम्हारा ये अजीब सा कॉम्बिनेशन वाला आइसक्रीम का मिक्सचर देख रहे थे, ऐसे कौन खाता है? विंग कहता है, मैं खाता हूँ, मुझे टेस्टी लगता है तो मैं खाता हूँ। ऐसा कहकर विंग अपना मुँह बनाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से विंग को फिर से अजीब महसूस होने लगता है। विंग जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखता है और अपने रूम की तरफ भागता है। वांगजी जब ये देखता है तो वांगजी भी विंग के पीछे जाता है। विंग इस वक्त वॉशरूम में बैठकर वॉमिट कर रहा था। तभी वहाँ पर वांगजी भी आ जाता है और विंग के पीठ को सहलाने लगता है और कहता है कि इतना अजीब चीज़ खाओगे तो वॉमिट तो करोगे ही। तभी लैनी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ बेटा, इसने मुझे बस एक स्पून दिया था, मैंने तो सारा वॉमिट करके निकाल दिया, लेकिन इसने बोल भर के खाया है तो वॉमिट तो होगी ना। विंग वॉमिट किए जा रहा था और उन लोगों को घूर घूर कर देख रहा था और कहता है, आज के बाद नहीं खाऊंगा ऐसा कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। ऐसा कहकर विंग उन लोगों की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी चीज़ें खाते हो, मैंने देखा है तुम हमेशा स्पाइसी नूडल, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, जो तुम्हारे स्टमक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि हेल्दी चीज़ें खाया करो। विंग अपना मुँह बना लेता है और कहता है, वो बॉयल सब्जियाँ मैं नहीं खाने वाला। ऐसा कहकर विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है। लैनी विंग की पीठ को थपथपाती है और कहती, बेटा अब ठीक महसूस हो रहा है? विंग हमेशा हिला देता है। विंग जाकर बेड पर बैठ जाता है और वांगजी को घूर कर देखता है। वांगजी जब ये देखता है तो कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो? विंग कहता है, तुम डॉक्टर हो ना, मेडिसिन नहीं दोगे मुझे वॉमिट हो रही है। वांगजी जब ये सुनता है तो हेडसेक करता है और कहता है, ठीक है लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। लैनी विंग के पास आकर बैठ जाती है और कहती, बेटा अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर के पास चलें। विंग कहता है, घर में ही डॉक्टर है माँ, उसी से इलाज करवा लूँगा, अब चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर विंग हल्के से मुस्कुरा देता है। लैनी भी विंग के फेस की स्माइल देखकर वो भी मुस्कुरा देती है। यहाँ से टाइम स्किप करके हमें 2-3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। विंग इस वक्त कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुका था और अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है अचानक से उसका सर घूमने लगता है। विंग गिरने ही वाला था कि अचानक से आयन वहाँ आ जाता है और आयन विंग को पकड़ लेता है। तभी वांगजी भी अपने रूम से बाहर निकल रहा था। अचानक वांगजी की नज़र आयन और विंग पर पड़ती है।
से वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। तभी आयुन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, बीगा अब ठीक तो है ना? विंग हमेशा रह जाता है और कहता, पता नहीं आयुन, कुछ दिनों से मुझे क्या हो रहा है, मेरा अचानक से सर घूम रहा है और मुझे बहुत वॉमिटिंग भी हो रही है। आयुन कहता है, बीगा कितनी बार कहा है आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए? विंग कहता, हाँ आज चला जाऊँगा, लेकिन आज कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता है ना, आज एक इम्पोर्टेंट क्लास है, उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आयुन कहता, हाँ मुझे भी पता है, इसलिए तो मैं भी जा रहा हूँ। ये कहकर आयुन विंग की तरफ देखता है और कहता, चले। विंग हमेशा रह जाता है और उसके बाद वो नीचे आने लगता है। वांग जी अभी भी खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था। उसके बाद विहिंग और आयुन ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। लैनकुरन और लैनी पहले से वहीं बैठे हुए थे। तब तक वांग जी भी वहाँ आ जाता है। वांग जी भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन विहिंग ब्रेकफास्ट को देखकर अपना मुंह बना रहा था। लैनकुरन की नज़र विहिंग पर पड़ती है तो कहते, विहिंग बेटा तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? विंग लैनकुरन की तरफ दिखता है और कहता है, डैड वो एक्चुअली में मुझे खाने का मन नहीं है। लैनकुरन जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? विंग हमेशा हिला देता है। आयुन विंग को घूर कर देखता है और कहता है, झूठ क्यों बोल रहे हो बीगा, आपकी तबीयत खराब है ना? विंग कहता है, अभी चुप करो। लेकिन लैनकुरन उन दोनों की बातें सुन चुका था। लैनकुरन घूर कर विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग हमेशा हिला देता है। लैनकुरन जब ये सुनता है तो कहता है, आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रेस्ट करो। विंग कहता है, नहीं डैड, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए जाना जरूरी है। ऐसा कहकर विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और आयुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया तो चले। आयुन हमेशा हिला देता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा था, अचानक से फिर से उसका सर घूम जाता है और वहीं पर गिर जाता है। आयुन विंग को उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वांग जी जल्दी से वहाँ आ जाता है। लैनकुरन और लैनी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और उसे लिविंग रूम के काउच पर लेटा देता है। लैनी और लैनकुरन और आयुन भी वहाँ आ चुके थे। वांग जी इस वक्त विंग को चेक कर रहा था। जैसे जैसे वांग जी विंग को चेक कर रहा था, उसकी आंखें बड़ी हो जा रही थी और वो हैरान होकर विंग के फेस को देख रहा था। एक पल के लिए वांग जी का फेस गुस्से से लाल हो जाता है। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है। जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और कहते, वांग जी क्या हुआ? विंग अचानक इस तरह से कैसे बेहोश हो गया? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वांग जी घबराते हुए लैनकुरन, लैनी और आयुन की तरफ देखता है और कहता है, वो एक्चुअली में विंग। ऐसा कहकर वांग जी रुक जाता है। लैनकुरन कहता है, साफ साफ बताओ क्या हुआ है विंग को? वांग जी घबराते हुए कहता है, विंग प्रेग्नेंट है। लैनकुरन, लैनी और आयुन जैसे ही ये बात सुनते हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबके फेस पर खुशी नज़र आ रही थी, लेकिन वांग जी की एक ऐसी बात जब वो तीनों सुनते हैं तो तीनों के फेस की हंसी गायब हो जाती है। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। वांग जी ये बात सीरियस होकर कहता है। लैनकुरन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारा बच्चा नहीं है तो किसका है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा और विंग का कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता अभी तक नहीं बना है जिससे विंग। ऐसा कहकर वांग जी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तब तक विंग को भी होश आ चुका था। विंग धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करता है। विंग उठकर बैठता है और सबकी तरफ देखने लगता है। सभी के फेस अभी बहुत हैरान और परेशान थे। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें होश आ गया? विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? अब सबको सच सच बताओ, तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई रिलेशन हुआ कि नहीं? विंग हैरान हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा किसका है? विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। अचानक से विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये बच्चा। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब ये मत कहना कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि आज तक तुम्हें मैंने टच तक नहीं किया है, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? बताओ ये किसका बच्चा है? और इस बच्चे को तुम मेरे सर पर मरने वाले थे? विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। आयुन कहता, गगा आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? विंग इस तरह के इंसान नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। विंग वांग जी गुस्से से आयुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये मुझे धोखा दे रहा था। इसने शादी तो मेरे साथ की, लेकिन रंगरलियाँ किसी और के साथ मना रहा था। वांग जी की इस तरह की बातें सुनकर लैनकुरन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में लैनकुरन आकर वांग जी को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता, हाँ डैड, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। विंग और मेरे बीच में कभी कोई रिलेशन हुआ ही नहीं है। मैं और विंग अलग अलग कमरे में सोते हैं। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर लैनी और आयुन की तरफ देखने लगते हैं। आयुन और लैनी दोनों ही अपना सर नीचे झुका लेते हैं। उधर हम जियांग मैंसन का सीन देखते हैं। जियांग मैंसन में अभी सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मैडम यू जियांगचैंग की तरफ देखती है और कहती, बेटा मैंने विंग के लिए कुछ सामान खरीदा है, मेरे पास समय नहीं हो पा रहा कि उसको जाकर देकर आ सकूं, क्या तुम उसको उसका सामान देकर आ जाओगे? जियांगचैंग जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है मॉम, मैं जाकर दे आऊँगा। जियांगचैंग के ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद विंग के लिए लाया गया सामान लेकर
वो लैन मेंशन के लिए निकल जाता है। उधर वांग जी अभी भी विहिंग को गुस्से से देख रहा था और उसके पास आता है और कहता है, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मैं 100% जानता हूँ। लैन कुरेन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो किसका हो सकता है? लैन कुरेन की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, किसी का भी हो सकता है, आयुन का हो सकता है। तभी वहाँ पर जियांग चैंग की एंट्री हो जाती है। तो वांग जी की जैसे ही नज़र जियांग चैंग पर पड़ती है तो कहता है, जियांग चैंग का भी हो सकता है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। ऐसा कहकर जियांग चैंग को घूर कर देखने लगता है। जियांग चैंग हैरान हो जाता है और जियांग चैंग को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन आयुन जैसे ही अपना नाम सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप शायद भूल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मेरा और वीगा का रिश्ता कुछ अलग है, आप हम दोनों के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी कहता है, सबसे क्लोज तो तुम ही हो ना इसके, मैंने कितनी बार तुम्हें उसके रूम में देखा है, अब मुझे क्या पता कि तुम दोनों का रिश्ता किस तरह से है। वांग जी को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके मन में जो आ रहा था वो सब कुछ बके जा रहा था। उसके बाद वांग जी गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे इस नाजायज़ बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा तो भूल जाओ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का नहीं था, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखा, तो ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से से विहिंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। जियांग चैंग को अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी। जियांग चैंग को वांग जी की बात बहुत बुरी लगती है। जियांग चैंग वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे तो इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। वांग जी जैसे ही जियांग चैंग की बात सुनता है तो जोर जोर की तालियां बजाने लगता है और कहता है, देखा डेट, इन दोनों का रिश्ता था, ये बच्चा इस जियांग चैंग का ही है, इस वजह से जियांग चैंग इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कहकर वांग जी जोर जोर के हंसने लगता है। विहिंग की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। जियांग चैंग विहिंग के पास जाता है और विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विहिंग चलो उठो, चलो यहाँ से, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता, हाँ हाँ ले जाओ इसे, मैं इसे इस घर में अब एक पल भी नहीं देख सकता, इस तरह का करैक्टर लेस ओमेगा तो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वांग जी उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगा था। जियांग चैंग विहिंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। विहिंग जियांग चैंग के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और कहता, नहीं जियांग चैंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। जियांग चैंग गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरे साथ चुपचाप चलो। उसके बाद जियांग चैंग लैन कुरेन के सामने आता है और गुस्से में कहता है, देख लिया आपकी एक जिद की वजह से क्या हो गया है, आपने विहिंग की लाइफ बर्बाद कर दी है। आपको पता है आपने क्या किया है? उस वक्त जब वांग जी ने जब कहा था कि उसे विहिंग से शादी नहीं करनी तो आपको उसकी शादी ज़बरदस्ती विहिंग के साथ नहीं करवानी चाहिए थी। आज विहिंग की लाइफ अगर बर्बाद हुई है तो उसका कारण आप हो। ऐसा कहकर जियांग चैंग विहिंग को लेकर वहाँ से ज़बरदस्ती जाने लगता है। विहिंग रोते हुए एक बार पूरे लैन मेंशन को देखता है और मना करता है, जियांग चैंग मुझे नहीं जाना। लेकिन जियांग चैंग विहिंग की एक भी बात नहीं सुनता है और विहिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी घूर कर सबको देखता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। आयुन वहीं पर बैठ जाता है। लैनी और लैन कुरेन को भी समझ में नहीं आ रहा था एक पल में अचानक से क्या हो गया है। जियांग चैंग विहिंग को लेकर जियांग मेंशन में आ जाता है। जैसे ही मैडम यू की नज़र विहिंग पर पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन विहिंग की शक्ल देखने के बाद वो हैरान हो जाती है और जियांग चैंग की तरफ देखती है और कहती है, इसे क्या हुआ है? जियांग चैंग कहता है, मॉम पहले अंदर आने दीजिए फिर बात बताता हूँ। ऐसा कहकर जियांग चैंग विहिंग को लेकर अंदर आ जाता है और उसके बाद मैडम यू को सारी बात बताता है। मैडम यू हैरान होकर विहिंग की तरफ देखने लगती है और विहिंग के पास बैठ जाती है और कहती है, बेटा सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? विहिंग रोते हुए मैडम यू को कहता है, ये बच्चा वांग जी का ही है। उसके बाद विहिंग सारा कुछ मैडम यू और जियांग चैंग को बता देता है। मैडम यू कहती है, ठीक है, मैं अभी कुरेन से बात करती हूँ और कुरेन को सब बताती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसे ही वांग जी इस बच्चे को नहीं अपनाता। ऐसा कहकर मैडम यू जल्दी से फ़ोन उठाती है और फ़ोन करने वाली होती है, लेकिन विहिंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं आपको उनसे कुछ नहीं कहना है। मैडम यू जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। जियांग चैंग भी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मैम विहिंग सही कह रहा है, आपको कुछ नहीं कहना है। अब मैं उस घर में विहिंग को हरगिज़ नहीं जाने दूंगा, चाहे ये बच्चा वांग जी का हो चाहे ना हो। अब ये बच्चा जियांग हाउस में रहेगा और जियांग ही कहलाएगा। मैं विहिंग के बच्चे को अपना नाम दूंगा। ऐसा कहकर जियांग चैंग विहिंग का हाथ पकड़ता है और विहिंग को रूम में ले जाने लगता है। विहिंग हैरान होकर जियांग चैंग की तरफ देख रहा था। इस वक्त विहिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। उधर हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं। लैन मेंशन आज कुछ ज़्यादा ही शांत नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि लैन मेंशन में किसी की आज डेथ हो गई है। सभी अपने अपने रूम में थे, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। आयुन को इस वक्त वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैन कुरेन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या उन दोनों की शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी? लैनी लैन कुरेन के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता आपने गलती की या नहीं, लेकिन
इसमें उस बच्चे मासूम विहिंग का क्या दोष था? उस पर बेफजूल का वांग जी ने इल्ज़ाम लगाया। ऐसा कहकर लैनी चुप हो जाती है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी इस वक्त अपने रूम में था। उसने अपने रूम का बहुत बुरा हाल कर दिया था। वांग जी ने अपने रूम की ज़्यादातर चीज़ें तोड़ दी थी क्योंकि वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग उसे इस तरह से कैसे धोखा दे सकता है। वांग जी को पहले वांग लिंजाओ ने धोखा दिया था। उसके बाद वांग जी जब विंग से प्यार करने लगा तब विंग ने भी उसे धोखा दे दिया। ये सोचकर वांग जी अपने आप को ही कोस रहा था। यहाँ से हम देखते हैं कि वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। देखते ही देखते 6 महीने और बीत चुके थे। वांग जी पहले से ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। वांग जी अब किसी से बात नहीं करता था। आयुन भी वांग जी से बात नहीं करता था। आयुन जब भी वांग जी को देखता था तो अपना रास्ता बदल लिया करता था। लैनी और लैनकुरेन ज़्यादातर अपना वक्त अपने रूम में ही बिताया करते थे। उधर हम जियांग हाउस का सीन देखते हैं। मैडम यू और जियांग चेंग विहिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन विहिंग की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी, जिस वजह से मैडम यू और जियांग चेंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। विहिंग अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखता था। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन अंकल हान वापस लैंड मैंसन में आ जाते हैं। जैसे ही अंकल हान लैंड मैंसन में पहुंचते हैं तो लैंड मैंसन का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता था, ना ही डिनर करा करता था। अंकल हान हैरान हो जाते हैं और सभी सर्वेंट से पूछते हैं आखिर क्या बात हुई है, सब लोग इस तरह से क्यों हैं, कोई भी खाना खाने नहीं आता, सबका खाना उन्हीं के रूम में ले जाया जाता है और विंग कहाँ पर है। सर्वेंट लोग जब ये सुनते हैं तो सभी अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर अंकल हान को सब सच बता देता है कि किस तरह से विंग को वांग जी ने बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया था और विंग इस वक्त प्रेग्नेंट है। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो चौंक जाते हैं और उसके बाद वांग जी के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। वांग जी जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आता है तो सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अंकल हान जल्दी से वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाते हैं और वांग जी के रूम में आते हैं। वांग जी अंकल हान को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है अंकल हान आप वापस आ गए। अंकल हान हाँ में सर हिलाते हैं और कॉफ़ी को टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं हाँ मैं वापस आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस आना चाहिए था। इस मेंशन का माहौल इतना बेकार हो चुका है कि मुझे अब वापस जाने को मन कर रहा है। ऐसा कहकर अंकल हान अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। वांग जी कहते हैं हाँ जानता हूँ अंकल, लेकिन क्या कर सकते हैं। उस वांग जी वहाँ से जाने लगता है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए, लेकिन तभी अंकल हान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है हाँ कहिए अंकल हान क्या बात करनी है। अंकल हान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा वो बच्चा तुम्हारा ही है। वांग जी हैरान होकर अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है अंकल हान अब ये क्या बकवास कर रहे हैं। अंकल हान हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं बेटा वो बच्चा तुम्हारा ही है, वो मैं जानता हूँ। उसके बाद अंकल हान एक एक करके वांग जी को सारी बातें बताने लगता है कि किस तरह वांग जी ड्रंक होकर आया था और उसने किस तरह विंग के साथ फोर्स किया था। अंकल हान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते बेटा नौकर था, मैं विंग जाना चाहता था, तुम्हें पता है उस रात पूरे में विंग चीख ही सुनाई दे रही थी। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मुझे इतना हक नहीं था। ऐसा कहकर अंकल हान अपना सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं बेटा वो बच्चा तुम्हारा ही है, तुमने अपने ही बच्चे को ठुकराया है, प्लीज़ उसे और उस बच्चे को अपना लो। ऐसा कहकर अंकल हान रोते हुए वांग जी की से बाहर आ जाते हैं। वांग जी एक पल के लिए वहाँ पर स्टैचू बन जाता है और नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो अपने हाथों की तरफ देखता है, बाद याद करने लगता है कि आखिर उसने विंग के साथ क्या। वांग जी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। वांग जी अपने आप को ही थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वांग जी बहुत जोर जोर के चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। लैनकुरेन और लैनी वहाँ से गुजर ही रहे थे, लेकिन वांग जी की इस तरह की चीखें सुनकर लैनकुरेन और लैनी दोनों ही परेशान हो जाते हैं और जल्दी से वांग जी के रूम में आ जाते हैं। वांग जी अपने पूरे रूम को पागलों की तरह तोड़ रहा था। लैनकुरेन जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और लैनकुरेन के पैरों पर गिर जाता है और रो रो कर सारी बात बताने लगता है। लैनकुरेन को इस वक्त वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लैनकुरेन अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेते हैं और उसके बाद वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। वांग जी रोते हुए लैनकुरेन की तरफ देख रहा था। लैनकुरेन गुस्से में आकर वांग जी को थप्पड़ पर थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी एक पल के लिए हिलता नहीं है। लैनी जब ये देखती है तो कहती क्या कर रहे हैं आप, उसे मार डालेंगे क्या। लैनकुरेन कहते हैं मार डालता तो अच्छा करता, कम से कम उस बेचारे बच्चे की आंखों से आंसू तो नहीं बह रहे होते। वांग जी को लैनकुरेन गुस्से से देखता है और कहता है अभी इसी वक्त जाओ और मेरे बच्चे को वापस लेकर आओ। वांग जी जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछता है और हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से जियांग मेंशन के लिए निकल जाता है।
लेकिन वांग जी जैसे ही जियांग मैंशन में पहुंचने वाला था कि तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन पिक करता है तो हॉस्पिटल से कॉल था। हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी केस आया था जिसे वांग जी को हैंडल करना था। वांग जी ना चाहते हुए भी पहले हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वांग जी के लिए पहले पेशेंट है, उसके बाद रिश्ते, इसलिए वांग जी पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जैसे ही वांग जी ऑपरेशन रूम की तरफ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उस वक्त वहाँ पर मैडम यू, जियांग चैंग और आईवान खड़े थे, यहाँ तक कि यानली और जिंगलिंग भी खड़े थे। वांग जी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आईवान गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, डॉक्टर लैन, इस पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट, अब जल्दी से देखिए क्या करना होगा। वांग जी जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लेता है तो उसके हाथ कांप जाते हैं। वो हैरान होकर सबकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या बीइंग यहाँ एडमिट है? आईवान हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ एक्चुअली में कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने हमें बताया नहीं। आज सुबह जब उनके रूम में गए तो वो बेहोश पड़े हुए मिले, तो हमने जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वांग जी उस रिपोर्ट को देखने लगता है, लेकिन तभी जियांग चैंग वांग जी के हाथ से उस रिपोर्ट को छीन लेता है और कहता है, बीइंग को ट्रीट नहीं करोगे, तुम्हारे अलावा कोई भी चलेगा, लेकिन तुम बीइंग को टच तक नहीं करोगे। वांग जी जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरी बात सुनो, मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। जियांग चैंग गुस्से में देखता है और कहता है, ना तो तुम्हारा बीइंग से कोई रिश्ता है, ना उस बच्चे से, तुम उन दोनों को हाथ नहीं लगाओगे। वांग जी गुस्से से जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं अभी बीइंग को ट्रीट नहीं किया तो वो मर जाएगा। क्योंकि ऐसा कहकर वांग जी के शब्द रुक रहे थे, वांग जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जियांग चैंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि क्या? वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही बीइंग के बच्चे की डेथ हो चुकी है, बच्चा बाहर निकालना होगा, नहीं तो बीइंग मर जाएगा, जहर उसके पूरे बॉडी में फैल जाएगा, उसके बाद बीइंग को हम बचा नहीं पाएंगे। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो वो अपनी जगह पर ही बैठ जाता है। मैडम यूँ तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं देर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, चलो ऑपरेशन की तैयारी करो। दूसरा डॉक्टर हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी और डॉक्टर ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं। वांग जी जैसे ही बीइंग को देखता है उसका हाथ रुक जाता है। वांग जी की आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। वांग जी बीइंग का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद बच्चे की डेड बॉडी बीइंग के अंदर से बाहर निकाला जाता है। बच्चा इस वक्त 8 मंथ्स का था। वांग जी जैसे ही उस बच्चे को देखता है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी उस बच्चे की डेड बॉडी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से शायद तुम ये दुनिया छोड़कर चले गए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, है ना? ऐसा कहकर वांग जी रोया जा रहा था। जूनियर डॉक्टर आकर वांग जी को संभाल रहे थे और कहते, सर हमें ऑपरेट करना होगा। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद बीइंग को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। बीइंग अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था। बीइंग को पता चल चुका था उसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। सभी एक एक करके बीइंग से आकर मिलकर जा चुके थे, लेकिन वांग जी अभी तक बीइंग से मिलने नहीं आया था। जब सभी लोग बीइंग से मिलकर जा चुके थे तब वांग जी बीइंग के रूम में आता है। बीइंग एक नज़र वांग जी देखता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी बीइंग के पास जाकर बैठ जाता है और बीइंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे सच बता सकते थे, तुमने उस दिन मुझे सच क्यों नहीं बताया जब मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया? तुम्हें बताना चाहिए था ना बीइंग, मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया जिस वजह से आज हमारा बच्चा। बीइंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वो सिर्फ मेरा बच्चा था, आपका नहीं। वांग जी जब बीइंग की इस तरह की बातें सुनता है तो उसे रोना आ जाता है। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी बीइंग की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ बीइंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ माफ़ करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम मुझे फिर से एक मौका दोगे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, प्लीज़ बीइंग। ऐसा कहकर बीइंग माफ़ी मांग रहा था। एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, अब माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा, जो चला गया क्या वो वापस आएगा? वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। बीइंग कहता है, तो फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तभी वहाँ पर आईवान आ जाता है। वांग जी और बीइंग दोनों की नज़र ही आईवान पर जाती है। बीइंग आईवान की तरफ देखता है और कहता है, मैं अगर तुमसे एक बात कहूँ तो मानोगे? आईवान हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ कहिए बीगा। बीइंग कहता है, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जाने की व्यवस्था कर दोगे? अब मैं अकेले रहना चाहता हूँ, किसी के सहारे के साथ नहीं।
अपने बलबूते पर जीना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे जाने का इंतज़ाम कर दोगे? आयुन जब सुनता है तो रोते हुए हाँ में सर हिला देता है। वांग जी बिहिंग की तरफ देखता है और कहता है, बिहिंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार। लेकिन तभी वांग जी रुक जाता है। बिहिंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है, ये शब्द आगे मत कहिए, मैं यहाँ से सच में जाना चाहता हूँ। अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कैद करके मत रखो, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बिहिंग रोने लगता है। वांग जी बिहिंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम इसमें खुश रहोगे तो तुम चले जाना। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से उठ जाता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। तो चलिए गाइस, इसी सैड मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। जानती हूँ मैंने इस बार अपनी स्टोरी में सैड एंडिंग की है, लेकिन मैं सैड एंडिंग ही चाहती थी। इसमें वांग जी के लिए कोई माफ़ी मुझे नहीं लगता कि उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। इसमें वांग जी की गलती नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ सैड एंडिंग ही होना चाहिए। तो चलिए, इस सैड एंडिंग के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।